जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या है? आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। कार्य आप देख सकते हैं, कार्य को यानी कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, आप ध्यान दीजिए। पहला यही पूछ लेगा कि कार्य कौन सी राशि है, ये भी ध्यान रखना है। और बल कौन सी राशि है, ये भी पूछ सकता है। तो बल है सदिश राशि, ध्यान रखिएगा, बल है सदिश राशि और कार्य है अदिश राशि। ठीक, सूत्र इसका मैंने आपको बता दिया। इसका मात्रक पूछ लेगा। यहाँ से देखो कई क्वेश्चन बनेंगे, आप देख सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। इसमें बल है तो बल कौन सी राशि है, सदिश बल के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। पूरा साइंस की काफ़ी वीडियो हैं। और ये पूछ लेता है कि जूल में कितने अर्घ होते हैं एक जूल में, तो ध्यान रखिएगा 10⁻7 अर्घ। ठीक है, तो फॉर्मूला हुआ W बराबर F/S। ठीक है, ये वर्क बराबर F/S, ये रहा हमारा वर्क कार्य। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, ताकि आपको उसमें कोई भी एक टॉपिक है उसका कुछ भी ना छूटे। यानी इसमें मान लीजिए कि इफ़ थीटा पर कोई कोण बनाती हुई वस्तु, यानी आप थीटा मान लो, थीटा को हमने मान लिया शुरू में 90। ठीक है, अगर थीटा का मान 90 हुआ, 90 का मतलब लंबवत 90 डिग्री आप कोण बनाइए, यानी विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होगा, तो वहाँ कार्य 0 होगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ कार्य 0 होगा। कैसे? मान लो कोई कुली है, यहाँ एक कुली है, कुली अपने सर पर बोझ रखकर प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो विस्थापन है गुरुत्व बल के लंबवत है। विस्थापन क्या है? गुरुत्व बल के लंबवत है। बिल्कुल देखो, जब गुरुत्व बल के लंबवत है तो उसका कार्य कितना हुआ? 0। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। यदि कोई वस्तु है और वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो बल की दिशा, ध्यान रखिए यहाँ बल की दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है, अर्थात वस्तु के गति के लंबवत हो रही है। ठीक है, अतः इससे भी कार्य क्या हो रहा है? हमारा 0 हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक कंडीशन ये भी होती है, अगर कार्य 0 है, स्पीड 0 है, तो हम विस्थापन शून्य है, मतलब कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तब भी वस्तु पर लगा बल कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थीटा कोण पर बनाती हुई s दूरी चले, यानी कुल मिलाकर यही है, यदि बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई s दूरी पर चले, तो कार्य हो जाएगा W बराबर F cos θ × S, यानी Fs cos θ। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक यहाँ मैंने ऊपर तो बता ही दिया, लेकिन डिटेल में और बता देता हूँ, क्योंकि इसमें और चीज़ें पूछ लेता है। जैसे कि कार्य का मात्रक क्या है। देखो, इसकी डेफिनेशन ये है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर विस्थापित कर दें, तो किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल होगा। देखो, एक मात्रक से एक परिभाषा ही बन गई। ये एक अदिश राशि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ हो गया हमारा कार्य पूरा। ठीक है, इसके बारे में आपने संपूर्ण जान लिया। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर दोगे। नेक्स्ट है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? यानी प्रत्येक गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, जैसे बंदूक से छूटी गोली में कौन सी? गतिज ऊर्जा। बहता हुआ जल में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। आंधी आई, आंधी में टीन उड़ने की क्षमता क्या है? गतिज ऊर्जा। हथौड़े द्वारा कील का गाड़ना, ये क्या है? गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अभी मैं आपको स्थिति ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसका पूरा फॉर्मूला और पूरा प्रोसेस यहाँ पर जान लेते हैं इसका। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वस्तु की चाल। ठीक है, m द्रव्यमान, v वेग, वस्तु की चाल, तभी काइनेटिक ½ mv² होता है। ठीक है, यानी इसमें इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा स्थिति ऊर्जा। दोनों के बारे में भी देखते हैं क्या इसमें कॉमन रहता है, कुछ ऐसा।
ठीक है, इसे पी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने हर एक बता रहा हूँ कौन सी राशि है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब देखो उसमें और इसमें क्या अंतर है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, बस U बराबर mgh, यानी मास, गुरुत्व त्वरण और ऊंचाई। ठीक है, ये गुरुत्व स्थिति ऊर्जा भी इसको हम कह सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें क्या है कि आप ध्यान दीजिए, जो मतलब गुरुत्व स्थिति ऊर्जा है, जैसे किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर हम किसी वस्तु को तोड़ देते हैं। अब नॉर्मल ध्यान में आप ऐसे ही मान लीजिए कि कोई किसी वस्तु को, एक हथौड़ा है और आप उसको ऊंचाई से गिरा रहे हैं और किसी वस्तु पर गिराए हैं, तो वस्तु का टूटना है ना, और हथौड़े को पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के कारण जो बल उसके विरुद्ध लगता है और वो ऊपर उठने में जो कार्य कर देते हैं, उसे स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाता है। इसे ही गुरुत्व स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रत्यास्थ भी है, चुंबकीय भी है। हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन आप इतना जान लेते हैं कि ये भी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे अब प्रत्यास्थ में क्या होता है कि मान लो घड़ी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, आपको थोड़ा, मैं वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूर्णतः समझ में आएगी। यानी हम एक घड़ी में चाबी भर देते हैं, ठीक है, और घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है। जब हम चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है, अर्थात विकृत हो जाती है। और जब यह दबी हुई स्प्रिंग धीरे धीरे से खुलकर घड़ी को चलाती रहती है, अर्थात मतलब कि स्प्रिंग को दबाने से उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है वह क्या है, वह इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब चुंबकीय क्या है, चुंबकीय देख लीजिए। चुंबकीय क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ, उसमें स्थित किसी गतिमान आवेश पर धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, वही हमारा चुंबकीय ऊर्जा कहलाता है। खैर, ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सी परिभाषा क्या कह रही हैं। ठीक है, अब मैं इसमें अंतर आपको बता दूं। देखो, मैंने बताया था गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण और स्थिति ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण। मान लो कोई जल बह रहा है, तो बहता हुआ जल, देखो उसकी स्थिति है क्या, उसकी स्थिति क्या है कि वो गतिशील है। तो बहता हुआ जल यानी क्या है कि गतिशील वस्तु है। कोई भी गतिशील वस्तु है, उसके कारण जो ऊर्जा, जो भी क्षमता है, वो क्या है, गतिज ऊर्जा है, यानी बहता हुआ जल। अब देखो, रुका हुआ जल, ये भी तो हो सकता है। अब इसमें देख लेते हैं। अब सारे एग्जाम्पल यहाँ हैं, जैसे बहुत मेन है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यही है जो यहाँ से पूछे जाते हैं सब कुछ। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना, जैसे विद्युत उत्पन्न करते हैं आप, तो वहाँ कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करते हैं। बांध है, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कहलाता है। आपके बिजली के पंखे हैं, मिक्सी है, तो मतलब ये क्या है कि विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। मतलब विद्युत ऊर्जा हम ले रहे हैं और किस में परिवर्तन हो रही है, वो रूपांतरण किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। अब डायनेमो से विद्युत उत्पन्न, यानी डायनेमो, कभी कभी पूछ लेता है कि डायनेमो है ना, किसने दिया, क्या है, तो ये फैराडे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गतिज ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या यांत्रिक का वैद्युत में रूपांतरण ही डायनेमो कहलाता है। ठीक है, इसका अपोजिट ये ले लीजिएगा, यह है वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक में विद्युत मोटर। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। डायनेमो क्या करता है, गतिज का वैद्युत में यानी यांत्रिक का वैद्युत में, और वैद्युत ऊर्जा क्या है कि ये यांत्रिक वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर। ठीक है, मोमबत्ती का जलना पूछ लेता है। देखो, मोमबत्ती है, आप उसको जला रहे हो, तो वो क्या है कि वो रासायनिक ऊर्जा का कैम, आपको क्या मिला है मोमबत्ती से, प्रकाश। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश या उष्मा परिवर्तन ही मोमबत्ती का जलना कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल ये हैं, इन्हें भी देख लेते हैं हम। यहाँ से मतलब क्या है कि अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इन पे ज़्यादा जोर देता हूँ। परिभाषा से ज़्यादा हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। यानी जब हाथों को आप रगड़ रहे हैं, ठंड में हाथों को आप रगड़ रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा, घर्षण ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा घर्षण ऊर्जा नहीं होता, सॉरी, तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा उष्मा ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि जब हाथों आप रगड़ रहे हैं, ठंड लग रही है आपको, हाथों में तेज तेज रगड़ रहे हैं, तो वो क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा का घर्षण के द्वारा ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलती है, मतलब कि उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। दूसरा है, जब पत्थरों को काटना, पीसना आदि का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश और ध्वनि
ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था बांधों में पानी की, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से। बांधों में पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखो बांध में पानी रुका हुआ होता है तो वहाँ कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज, और पानी चल रहा है तो कौन सी ऊर्जा है, गतिज। दैट्स इट। जब जल को मुक्त किया जाता है तो बहते यानी मुक्त जल में गतिज ऊर्जा होती है। अभी मैंने बताया बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा टरबाइन की पत्तियों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। वो भी ऊपर वाला वो चीज़ें हैं जो सारी हैं वही इसमें है। ये मैंने ऊपर बता दिया, विद्युत हीटर, अवन, गीजर, ये क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती हैं। जैसे आपके घर हीटर हुआ तो वो लाइट से आप चलाओगे तो वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत जनरेटर की बात करें तो विद्युत जनरेटर है, जैसे जनरेटर आजकल चलाते हैं, तो जनरेटर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है, और पदार्थों को विस्फोट किया जाता है तो तब रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और सूर्य हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब माइक्रोफोन है, आजकल सभी यूज करते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में विद्युत सेल या संचायक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये चेंज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सामर्थ्य की, यानी शक्ति की। सामर्थ्य क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी किसी कर्ता के कार्य करने की दर। मात्रा किसका क्या है, वाट, ध्यान में रखिएगा। P बराबर W/T, यानी 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट और 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट। ये नापने की इसकी इकाई है, इसमें इसको नापा जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम ताप। न्यूनतम ताप को ही परम ताप कहते हैं, जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम में पूछ लेगा न्यूनतम ताप क्या है, न्यूनतम संभव ताप क्या है, ऑप्शन दे देगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 के 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत अच्छे ध्यान में आपको रखना है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, ये भी ध्यान में रखना है। और शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रंगीन गंधहीन मान लो जल को। और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनने लगता है, और बर्फ़ का द्रवणांक हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बहुत बार पूछा जाता है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक AMU बराबर 931 MeV, मतलब कि एक एटॉमिक मास यूनिट में 931 MeV होते हैं। MeV मतलब कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी ध्यान में आपको रखना है। और थोड़ा सा और है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ये प्रकाश से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो की PDF या कुछ भी, आपको जो भी कुछ इससे रिलेटेड चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। मैं आपको वो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वो चैनल भी इसी नाम से टेलीग्राम पे। तो आप जो भी आपको मेरी तरफ से जो भी कुछ चाहिए सामग्री, ये जैसे सुपर टैट का सिलेबस हुआ, साइंस में हर जगह यूज कर लो इसको आप। सुपर टैट में भी ये चैप्टर है तो आप वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। टैट, CTET हुआ और अन्य एग्जाम में भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।